क्या आपका 12th में पीसीबी था, या फिर आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाए बट फिर भी डॉक्टर बनना है, तो यार ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपने नीट का एग्जाम तो दे दिया बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये सारी कंडीशन होने के बाद भी आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान और मेरे साथ है डॉक्टर राहुल एंड वेलकम टू 100%, जहां पे हम बात करते हैं आपकी यानी स्टूडेंट्स की। तो सर, हम आज कौन से एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये इतने सारे सवाल का जो भंडार मैंने पूछा है ना बच्चों से, क्या हम लेकर आए हैं? देखिए आरसी मैम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बोला है कि अगर आप नीट नहीं दे पाए या आप नीट में क्वालिफाइड नहीं हो पाए, तब भी आपके डॉक्टर बनने के सपना और टाइम अभी आपके पास है। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक एग्जाम की जिसका नाम है MPPVT। देखो बेटा कि हमारे पास जैसे अगर आप नीट में सिलेक्ट होते हैं और कोर्स ऑप्ट करते हैं MBBS, तो आप ह्यूमन के डॉक्टर बनते हैं। अगर आप ये जो कोर्स करने जाएंगे जिसका नाम है BBSc एंड AH बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो आप एनिमल के डॉक्टर बनेंगे। और इसी टेस्ट को अगर मैं बात करूं MP की, तो MP में इस टेस्ट का नाम होता है PBFT। इसका फुल फॉर्म होता है आरसी मैम, जो MP मतलब मध्य प्रदेश, अगर मैं बात करूं तो वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू। और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी कंफर्म डेट भी नहीं आई है और कंफर्म फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी टेंटेटिव डेट के बारे में कि डेट क्या हो सकती है, तो बेटा ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो नवंबर में कराया जाता है, जिसके फॉर्म आई थिंक मुझे लगता है विद इन वीक या नीट के रिजल्ट के बाद आ जाएंगे। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम इस वीडियो से पहले कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे थे, यार हर स्टूडेंट जब अगर MBBS का सपना देखता है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को गिव बैक करना चाहता है। हम बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारे बीमारियां हैं जो अभी भी लाइलाज पड़ी हुई हैं, बट ये तो ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कोर्स करने के बाद आप एक एनिमल डॉक्टर बनते हैं। इंसान तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बट यार जानवर तो बोल ही नहीं पाता है। तो आप सोचिए आप किस लेवल पे माहिर होते हैं, आपके अंदर क्या आर्ट होता है कि आप ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं जो बता भी नहीं पाते कि यार उनको क्या तकलीफ है। तो सबसे पहली चीज दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी नोन कोर्स। अगर स्टूडेंट्स जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आपने नीट नहीं भी दिया तो भी ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जिसको आप दे सकते हैं। जैसे कि राहुल सर ने आपको बताया कि अभी इसकी डेट्स भी नहीं आई हैं, तो यार आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो और उस एग्जाम को दे सकते हो। अब जैसे कि आपने बता दिया है कि ये एग्जाम जो है वो NT कंडक्ट नहीं कराती, कोई दूसरी बॉडी कंडक्ट कराती है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या टेस्ट पैटर्न होता है, थोड़ा सा वो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे सर? जी मैम। देखिए इसका जो मैं पैटर्न की बात करूं तो इसमें जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। फिजिक्स में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 25, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेटा 25 और बायोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं 50, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होते हैं 100। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 12th में 50% मार्क के साथ पास किया हो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो 45% पे। सिलेबस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसा कि नीट में जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। यहाँ पर फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो 25 आते हैं, केमिस्ट्री के 25 आते हैं और बायोलॉजी के 50 क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं? बिल्कुल आरसी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपका जो टाइमिंग रहती है वो 2 आवर्स का रहता है। मतलब आपका ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ये 2 घंटे का एग्जाम्स होता है और इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपको कॉलेज कितने नंबर पे मिल जाएगा, जिसको हम जनरली कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो कट ऑफ है वो जनरल एंड OBC की डिग्री में जाएगा 65 to
75 अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहता है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं, सपोज दैट SC ST या किसी और कोटे में है, तो ये कट ऑफ रहता है आपका 50 to 60 मार्क्स। एक और क्वेश्चन है, क्या इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कितने मार्क्स का एग्जाम टोटल होता है? मतलब इसमें आरसी मैम टोटल एग्जाम का मार्क्स 100 है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मतलब आप तुक्के भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। मतलब कुछ भी आपका नेगेटिव नहीं है। तो यार मतलब और क्या चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिकॉज बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें तुक्के लगाने से पहले भी सोचना पड़ता है, और वो क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पता चले पॉजिटिव तो कुछ मिले नहीं, नेगेटिव हमारे साथ और लद के आ गया और पिताजी बोले कि यार ये क्या करके आए हो। पर इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का ड्यूरेशन है और आपने जो पढ़ा है 11th 12th में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं या कुछ और सिलेबस में ऐड ऑन रहता है? कुछ नहीं, 11th और 12th की NCERT के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने 11th और 12th बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं। अब आपने ये एग्जाम के बारे में तो बता दिया, एग्जाम हो गया, आपने बता दिया, इतने मार्क्स आ गए, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, राइट? देखिए अर्ची मैम, ये जो एग्जाम है इसका नाम ही है MP मतलब मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट। तो ये एग्जाम से आपको केवल और केवल MP का कॉलेज मिलेगा, तो ये आप ये क्लियर करें। दूसरा, अगर मैं वेटनरी कॉलेज की बात करूं तो MP में कोई भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज नहीं है। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में जाना है। और गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की भी अगर मैं बात करूं तो 3 ही गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज हैं, एक जबलपुर, एक महू, एक रीवा। तो आपको इस एंट्रेंस के थ्रू जो एडमिशन मिलने वाला है वो 3 ही प्लेस पे मिलने वाला है, या तो आप जबलपुर जाएंगे, महू जाएंगे या रीवा जाएंगे। अगर मैं काउंसलिंग में ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले जो फिल होता है वो जबलपुर होता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी है, और उसके बाद महू होता है, और उसके बाद रीवा होता है क्योंकि सबसे बाद में जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है 2007 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है रीवा वेटनरी कॉलेज, तो सबसे बाद में वो कॉलेज फिल होता है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आई नो हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, पर यार बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है यार, वहां जाके आप कॉल करके भी पूछ सकते हो कि इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ड्रॉप लूं या फिर नीट में कैसे क्वालिफाई नहीं किया है तो क्या क्या है, वो सारी सवाल आप पूछ सकते हो। तो नीचे नंबर है, आप बिल्कुल जाके पूछे। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे इन्होंने बताया 3 कॉलेज है, वो भी सिर्फ सरकारी। वैसे सरकारी का बोलबाला है, राइट? हर बच्चा चाहता है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, पर यहाँ पे तो 3 ही है, तो कितना टफ होता होगा यहाँ पे एडमिशन मिलना, या इजीली हो जाता है? देखिए आरसी मैम, एक्चुअली में होता क्या है कि जो बच्चे नीट क्वालिफाइड नहीं हुए तो मेनली वही बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं नीट में जिनको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज नहीं मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो MP के डोमिसाइल्ड है, यहाँ पर वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो MP के डोमिसाइल्ड है। तो बहुत ज़्यादा बल्क नहीं होता है, और फिर आपने पढ़ा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कट ऑफ भी ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ते हैं तो इजिली हो जाता है, अगर नहीं पढ़ते तो फिर नहीं होता। कंपटीशन तो कंपटीशन होता है। आपने ये एग्जाम का भी बता दिया, ये कोर्स का भी बता दिया, सिंपल सी चीजें, तीनों कॉलेजेस कैसे हैं, इनमें से करने के बाद क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्या करियर ऑप्शन बच्चे को मिलता है? क्योंकि यार ऑब्वियसली हम MBBS भी इसीलिए करते हैं कि यार हमें अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पैकेज मिलेगी, और बाद में अच्छी लड़की और घर तो मिल ही जाएगा। वैसे ही इस कोर्स को करने के बाद क्या एवरेज सैलरी होती है? आरसी मैम, अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कॉलेज हैं, जबलपुर, महू और रीवा। तीनों ही कॉलेजों से आप पास आउट होते हैं तो आप एक वेटनरी सर्जन बन जाते हैं। अगर मैं अच्छे कॉलेज की बात करूं तो सबसे अच्छा कॉलेज तो जबलपुर है। जो अच्छे का क्राइटेरिया है वो 2-3 चीज़ों पर रहता है। पहला तो वहाँ पर कितना जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, वो कितना है और कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ है। तो जबलपुर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ काफ़ी अच्छा स्टाफ भी है, और लैब फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, इसकी बेसिस पे हम रैंकिंग करते हैं। तो नो डाउट जबलपुर सबसे अच्छा कॉलेज है, उसके बाद महू, उसके बाद रीवा। लेकिन अगर आप तीनों में से किसी से भी करते हैं तो आप फाइनली BBSc एंड AH करके निकलेंगे तो वेटनरी सर्जन, और वेटनरी सर्जन के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ आरसी मैम कि अगर आप MBBS नहीं कर पाए किन्हीं भी रीज़न से तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि इसके बाद आप लोग आर्मी में जा सकते हैं।
और आर्मी में वेटनरी डॉक्टर से अगर आप इंटर करते हैं तो सीधा कैप्टन की पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होती है। दूसरा, गवर्नमेंट में हर पीएससी लेवल पर, गांव में आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो मेनली एग्रीकल्चर और पशुपालन दो ही चीज़ों पे डिपेंड है। तो हर गांव में हमारी गवर्नमेंट ने एक पीएससी बनाई है जहां पर एनिमल्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है एज अ वेटनरी सर्जन। आपकी सैलरी की बात करूं तो वो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है, मतलब 60,000 से 70,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। दूसरा, आपके पास एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि रिसर्च फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं। तीसरा, आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, जितने भी पोल्ट्री फार्म है, जितनी भी डेयरी फार्मिंग, मेनली आज आप समझ सकते हैं कि दूध का कितना बड़ा बिजनेस है, तो हर डेयरी फार्मिंग में एक डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो इतना तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि बीबीएससी एंड एएच करने के बाद आप बेरोजगार नहीं बैठने वाले, क्योंकि कॉलेजेस कम हैं, सीटें कम हैं, डिमांड ज़्यादा है। और जब सीट कम है और डिमांड ज़्यादा है तो नो डाउट आपका जॉब 100% लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में। इसकी एवरेज फीस स्ट्रक्चर क्या होती है इन तीनों कॉलेजेस का? हाँ, इन तीनों कॉलेजेस का जो अभी जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं सिंपल कोटे में बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 35,000 है। ठीक है, अब इनमें भी कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती हैं जिनमें अपन बोल सकते हैं कि फीस जो है वो 1 लाख के आसपास जाती है। तो मतलब यहाँ पे अगर स्टूडेंट का कोई स्कोर कम है तो मैनेजमेंट कोटे में भी जा सकता है। हाँ, और बाकी गवर्नमेंट जो फीस है वो 35,000 यार, और क्या चाहिए। 5.5 साल का ये कोर्स होता है, मतलब 5.5 साल करने के बाद जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है जहाँ पे आप प्रैक्टिकली सीख रहे होते हो थ्योरी पढ़ने के बाद। एंड सिंपल यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 6,000 रुपीज। यस, आपको 1 साल की इंटर्नशिप में 6,000 का स्टाइपेंड मिलता है। और आपको सबसे पहला आपके नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल लग जाता है, जिसका सपना बहुत सारे लोग देखते हैं और इसके लिए लोग पीएचडी तक करने पहुंच जाते हैं, जो कि इतना इजी नहीं होता है। पर आप अपना बैचलर करके ही वो डॉक्टर भी लगा सकते हैं और इस एग्जाम को देके एक अच्छा प्रोफेशन को डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने वैसे बताया कि 60-70,000 एवरेज सैलरी रहती है, तो ये सारी ही प्रोफाइल्स जितनी भी पोजीशंस रहती हैं उन सभी की एवरेज सैलरी इतना ही पैकेज रहता है? नहीं आरसी मैम, इसमें होता क्या है कि ये जो एवरेज सैलरी मैंने बताई है वो पीएससी पे आप एज अ वेटनरी सर्जन अपॉइंट हो रहे हैं तब। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको सैलरी कैप्टन रैंक की मिलेगी, वो अप्रोक्सीमेट 90,000 के आसपास होती है। अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो वहाँ सैलरी आपको एज अ साइंटिस्ट की मिलेगी। मतलब ये तो एक मिनिमम सैलरी है जिस पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। मतलब आपके पास इवन पैकेजेस के को लेके भी बहुत सारे बड़ी ऑप्शंस हैं, और वो भी आई थिंक 1 लाख का भी 1.5 लाख के अंदर का आपका टोटल फीस का इन्वेस्टमेंट है यार। लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं 14-15 लाख लगाते हैं। इवन एमबीबीएस में भी प्राइवेट कॉलेजेस में लाखों रुपए लगाते हैं वो 70-80 हजार की सैलरी के लिए। यहाँ पे आपने लगा भी कुछ नहीं और बहुत कुछ आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। कुछ ऐसी और चीजें हैं जो हम इस एग्जाम के बारे में मिस आउट कर रहे हैं, जो मैंने पूछना भूल गई, जो आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को बताना? देखिए अर्जुन मैम, सबसे पहली चीज़ यही है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जनरली बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर हम बीबीएससी एंड एएच करेंगे तो हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एनिमल डॉक्टर बनना है तो आपको वही पढ़ना है, वही फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। एमबीबीएस में आप ह्यूमन की पढ़ते हो, यहाँ पर आप एनिमल्स की पढ़ते हो, मतलब ऑक्स, फाउल, हॉर्स, मतलब डिफरेंट चीज़ में पढ़ते हो। साथ में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे एलपीएम का मतलब होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये एक सब्जेक्ट इसमें बढ़ता है। दूसरा एजीवी का मतलब होता है जेनेटिक्स जो आप लोग जानते हो कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यही है, बाकी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आएगा इसको करने में आप लोगों को, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाए तो। वैसे जब भी इसका फॉर्म आउट होगा उसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगा, तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी हम इसको थोड़ा बहुत एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि यार ये एग्जाम जो है वो एमपी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, राइट। जो कोर्स है दैट इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि 5.5 साल का
कोर्स है और इसको करने के बाद आप एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एवरेज फीस स्ट्रक्चर 35,000 रुपए ईयरली फीस स्ट्रक्चर रहता है। अगर आपको इन जनरल सीट मिलती है, 100 नंबर का एग्जाम है यार, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर तुमने 11-12 अपनी ईमानदारी से पढ़ी है यार, अगर तुमने बंक मारे हैं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर सही से पढ़ी है तो यार बहुत ज्यादा मार्क्स 65 से 75 के बीच में जनरल ओबीसी वाला बच्चा और ST SC 50 से 60 के बीच में मिल जाता है। कुछ और चीज हम ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना और चाह रहा हूँ कि अभी जो हम टॉपिक लेके बैठे हैं कि आपका नीट सिलेक्शन ना हो या आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आपके लिए ऑप्शन है। आरसी मैम, मेरे को 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा जिनको नीट के थ्रू MBBS कॉलेज मिल रहा था, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल रहा था, उन्होंने उसको एस्केप करके वेटनरी ऑप्ट किया है। मतलब ये एनिमल लवर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल इसको ऐसा नहीं माना जाता बेटा कि आपको MBBS नहीं मिला इसलिए आप वेटनरी में गए। जनरली ऐसा होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो MBBS को छोड़कर भी BBSc एंड AH में एडमिशन लेते हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड कोर्स। ऐसा नहीं है कि इसको करने के बाद आपकी वैल्यू या डिमांड या फिर प्रोफाइल कहीं ना कहीं कम आती जाएगी, बिकॉज अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो काफी सामान्य है। इसमें आप अलग अलग जानवर, अलग अलग उनकी बॉडी टाइप के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इट्स आर्ट राइट, जो हर कोई नहीं सीख सकता है। शॉर्ट में मैं आरसी मैम बोलूं तो यार तुम शेरों के डॉक्टर बनने जा रहे हो। यस, शेरों के डॉक्टर बनने जा रहे हो तो फिर क्या घबराना फिर तो हमें घबराना पड़ेगा तो ये ओवरऑल अच्छा है। yes, ये ओवरऑल अच्छा है। तो ये था वीडियो इस एग्जाम के ऊपर। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हो। पर ऐसे कुछ और क्वेश्चन आंसर सेशन नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद या फिर इस काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान भी आपको मिलेंगे। उससे पहले कोई सवाल है, नीचे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके, एक फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे कि राहुल सर ने बताया था कि यार 10 डॉक्टर्स की टीम बैठी है आपकी मदद करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट। यार ये एक चीज है जो लोग जानना चाहते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं, कई बार बच्चे पूछते हैं ना पैसा तो नहीं लगेगा, यार इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी यार इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बिकॉज तुम्हारे बहुत सारे लंगोटिया यार हैं राइट, जिनको पता नहीं है। और हमारा भी जो मकसद है वो यही है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं, नीट विथ 100% टाइप। इसमें नीट से रिलेटेड और विदाउट नीट भी अगर आपने मेडिकल लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, ये सारे वीडियो आपको 1 by 1 मिलते जाएंगे। तो बेटा इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। So like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.